Hello everyone. So today we are going to do a very important chapter that is final accounts. UPPGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग फाइनल अकाउंट्स हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या सीरीज़ क्या रहती है हम लोग की. सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उन ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बनाते हैं, जर्नल जो कि हमारी डे बुक होती है ना. एवरीडे बेसिस पे हम जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे जर्नल में करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही देखे थे, डबल एंट्री सिस्टम वाले. अगर आपने वो नहीं देखा होगा ना तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, बस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ पोस्ट कर दिया. इसके बाद हम एक जैसे अकाउंट्स को एक जगह क्लासीफाई करते हैं, कहाँ पे, लेजर अकाउंट्स में, जहाँ पे हम पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं. लेजर के बाद हम समराइज़ करते हैं वो सारे अकाउंट्स को, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में सारे अकाउंट्स को लिखते हो और आपका वो स्टेटमेंट टैली कर जाता है. वो आपका एक्यूरेसी बताता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है. अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है मतलब कि आपने जर्नल में या लेजर में कुछ मिस्टेक्स करके रखी हैं. ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस तक तो हमने क्या किया, बस हमने सारी चीज़ें एज इट इज़ कह सकते हैं कि कॉपी कर ली, नोट कर ली, कि हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने बस लिख ली है थोड़ी सिस्टमैटिक तरीके से. ठीक है, बट हमारे पास एनालिसिस के लिए तो कुछ भी नहीं है अभी तक. एनालिसिस कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक्चुअल में कोई डेटा होगा, कोई फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकेंगे हम किसी बिजनेस की, तो वो कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू. तो देखते हैं फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं. तो फाइनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी एट द एंड ऑफ अ फिजिकल ईयर. फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स. पहली बात तो ये, जैसा कि जर्नल क्या होता है, डेली बेसिस पे बनता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे वैसे वैसे जर्नल बनता रहता है. फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे. इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक्चुअल में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की. तो उसके मैनेजमेंट को, ओनर्स को, बाकी जो भी लोग हैं जिनको, मतलब बहुत सारे लोग को इन्फॉर्मेशन की चाहिए हो सकती है ना, जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इंटरमीडियरीज जो हो सकते हैं, सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की. अब ये देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में होती क्या क्या चीज़ें हैं. तो इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, आप तीन भी बोल सकते हो. पहला है आपका ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट निकाल रहे होंगे. देखिए, वैसे आप इसको सेपरेटली बोल सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है क्या, कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी में. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको अलग अलग बनाते हैं, साथ में ही बनाया जाता है दोनों. हम लोग अभी एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे कि आपको सॉल्व करना समझ में आए कि क्वेश्चंस एक्चुअल में एग्जाम टाइम में सॉल्व कैसे करते हैं. ट्रेडिंग और पीएल बनाने के बाद इससे तो हमें प्रॉफिट पता चल गया. फिर हम बनाते हैं फाइनली बैलेंस शीट, जिसमें हमारी क्या होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशंस पता होती हैं कि कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं. बैलेंस शीट अगेन ये कोई अकाउंट नहीं होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट. जैसे ट्रायल बैलेंस वॉज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. एक एक करके बात करेंगे आगे भी. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, सबसे पहले तो क्या, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय अ कंपनी इन अ गिवन फाइनेंशियल पीरियड, जो कि अभी हमने देखा ट्रेडिंग और पीएल से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा अपना. और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है, बैलेंस शीट से. तो हमारे दो चीज़ें बनानी है ना, ट्रेडिंग पीएल जिससे हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट लॉस, और दूसरी चीज़ बैलेंस शीट जिससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. आगे हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट अगेन इसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डबल एंट्री सिस्टम वाले की हुई थी. तो नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को दिखाते हैं. ठीक है, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम. तो ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना रिलेटिंग टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, आप जो भी गुड्स बना रहे हो उसको परचेज करने में या उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी खर्चे आए हैं वो सारे डेबिट साइड पे लिखेंगे. और जितनी भी इनकम हुई है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सेल्स वगैरह किया है, वो सब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ठीक है,
प्रॉफिट होगा अगर तो ठीक है, नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा आपका एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस, दैट इज़ ओके। अब ज़रा हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसके डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है। देखो, हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था तभी हमें पता था नॉमिनल अकाउंट का रूल ही होता है क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो जाहिर सी बात है डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे इनकम। अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब कि देखो, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च को इसके प्रीवियस वाले मान लो 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं, तो उसके एक दिन पहले 31 मार्च 2022 को आपके पास जो स्टॉक बचा होगा ना अनसोल्ड, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वो अगले साल के लिए वो क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। तो आप ओपनिंग स्टॉक भी तो यूज़ करोगे, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपने सारा नया माल मंगवाया, नया रॉ मटेरियल मंगवाया और जो पुराना स्टॉक रखा हुआ था आपके पास उसको फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करोगे ना। पुराना स्टॉक यूज़ करेंगे और कुछ कुछ नया परचेज करेंगे, है कि नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का। अच्छा, ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स की भी बातें मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो वीडियो बनाया था ना उसमें सारी बातें की हुई थी वैसे। तो हम डेबिट साइड में स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, परचेजेस। परचेजेस क्यों, परचेजेस आपके लिए सीधा सीधा एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। परचेजेस मतलब आपने जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदे हो, कुछ और ख़रीदा हो, तो वो सारे परचेजेस में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, परचेज से हमें डिडक्ट क्या करना होता है, परचेज रिटर्न, या फिर जिसको हम और भी बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अगर रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो ना तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या मतलब, आपने 50,000 का सामान खरीदा है ना, फ़र्ज़ करें आपने 50,000 का सामान खरीदा और उसके बाद आपको अपना कुछ सामान पसंद नहीं आया, आपने 5,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो एक्चुअल में आपने कितना सामान खरीदा, 45,000 का ही तो खरीदा ना। तो आपकी एक्चुअल परचेज़ कितनी हुई, 45,000। सेम वही बात है, ये आपका परचेज़ है, ये आपका क्या है, परचेज़ रिटर्न। तो परचेज़ रिटर्न जो कर दिया उसको तो माइनस कर ही दोगे। तो परचेज़ रिटर्न, या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद जो भी आपके डायरेक्ट खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परचेजिंग द गुड्स, ब्रिंगिंग देम टू द गोडाउन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। गुड्स को बनाने में, गुड्स को खरीदने में, उनको गोडाउन तक ले आने में जितने भी खर्चे हुए हैं सबको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जैसे कि वेजेस, डायरेक्ट लेबर जो भी हो। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का क्या मतलब हुआ, आपकी फैक्ट्री तक, आपके गोडाउन तक, या आपकी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ तक आपका जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वॉट एवर इट इज़, वो ले आने में जो भी भाड़ा लगा हो आपका, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। और कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि कोल हो गया, पावर हो गया, वाटर, वॉटेवर जो भी आपका फैक्ट्री में खर्चे लग रहे हैं अगर कुछ, ठीक है। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होते हैं, पोर्ट पे जहाँ पे शिप लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, वो डॉक होता है, तो वहाँ पे जो भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं दैट इज़ डॉक चार्जेस। रॉयल्टी, रॉयल्टी आपको पता होगी क्या होती है, पेटेंट वगैरह पे या गुडविल पे नहीं, पेटेंट वगैरह पे या ट्रेडमार्क वगैरह है आपका, तो उस पर आपको रॉयल्टी मिलती है। इम्पोर्ट ड्यूटी, अच्छा देखो, कस्टम ड्यूटी नहीं लिखा है, कस्टम में आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आती है, इम्पोर्ट ड्यूटी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अगर मान लो आपने अपना रॉ मटेरियल या कोई गुड्स बाहर से मंगवाए हैं, किसी दूसरी कंट्री से मंगवाए हैं, तो आपको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो भी आपके लिए तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना, गुड्स को मंगवाने में, रॉ मटेरियल को मंगवाने में ही तो खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। तो वो भी आपकी ट्रेडिंग में ही जाएगा, कहाँ पे, डेबिट साइड में। बात समझ में आई। अब आते हैं ज़रा क्रेडिट साइड पे, दो चीज़ें आती हैं सिंपल सी। पहली तो सेल्स, सेल्स क्यों, क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम, सिंपल सी बात। तो इनकम, सबसे मेन इनकम ही होती है आपकी सेल्स। सामान बेचोगे तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। जैसे कि परचेज में से हमने परचेज रिटर्न माइनस किया था, सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, सॉरी रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स तो हम बोलते थे किसको, परचेज रिटर्न को, अभी हमने ऊपर देखा, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। तो रिटर्न इनवर्ड्स लिखा हो या सेल्स रिटर्न लिखा हो, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो डेबिट साइड में आपने, चलो मैं यहाँ पे एकदम छोटा सा बना के दिखाती हूँ,
जैसे मान लीजिए ये आपका अकाउंट है, इधर आपका डेबिट साइड है, इधर आपका क्रेडिट साइड है, ठीक। आपने इधर ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखे, ठीक है। आप कुछ ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से ले आए थे, कुछ सामान आपने परचेज़ किया। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ आप यूज़ कर लो, हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हो। जो बचा है, यूज़ नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट आप क्यों लगाओगे यहाँ पे? खर्चे में आप क्यों लिखोगे भाई जिसकी कॉस्ट लगी ही नहीं, है ना। मान लीजिए आपका 5 यूनिट पहले से रखा था, 15 यूनिट आपने खरीदी हैं, 20 यूनिट हो गए आपके। 20 यूनिट रॉ मटेरियल है जिस भी चीज़ का, मान लो, लेकिन आपने 20 में से 18 ही यूज़ की, तो 2 तो बची हुई है। अगर 2 बची हुई है, आपने खर्च नहीं की, तो आप डेबिट में एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, तो वो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में दिखाएंगे ना, क्योंकि बचा हुआ है आपका। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक नोट देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऊपर मैंने एक चीज़ अभी बताई थी ना, अच्छा इसको मैंने डिलीट रब कर दिया शायद, चलो कोई नहीं। अभी मैंने बताया था कि हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपके सारे अकाउंट के जो लास्ट का फाइनल बैलेंस होता है ना, वो लिखा होता है, डेबिट क्रेडिट और दोनों बैलेंस होता है। तो देखो, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, उसके बाद कई बार होता है कि हमारी कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं या बाद में एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस के बाहर चीज़ें लिखी होती हैं। इसीलिए अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये सिंपल फाइनल अकाउंट्स का है विदाउट एडजस्टमेंट। इसके बाद अभी हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ और ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, तो हम फिर ट्रायल बैलेंस नहीं सही करते हैं, हम सीधे वो चेंजेस कहाँ कर देते हैं? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में। तो वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, बट अभी आप नोट में ये छोटा सा देख लीजिए। समटाइम्स द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। देखो, नॉर्मली क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ना एकदम एंड का पता चल, आपको क्लोजिंग स्टॉक एकदम आखिरी दिन पता चलता है, तो वो मोस्टली ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता है। तो अगर कभी क्या लिखा है, समटाइम्स द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर कभी अंदर दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? दैट द एंट्री टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड। मतलब कि उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अंदर है, मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। इट वुड इम्प्लाई द क्लोजिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन डिडक्टेड आउट ऑफ द परचेजेस अकाउंट, मतलब परचेज से उसको माइनस कर लिया होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो फिर हमें ट्रेडिंग में दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें ट्रेडिंग में दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम ये आगे क्वेश्चन में करेंगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब एडजस्टमेंट करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए मैं नॉर्मली बता दूँ ना, अगर जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती हैं, ये अपना ट्रायल बैलेंस है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें दी हैं, क्रेडिट और डेबिट, ये ऐसा क्रॉस नहीं बनाया मैंने, डेबिट और क्रेडिट में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, जितनी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं, उनकी एंट्री एक ही बार होती है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। और जो भी आपको एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एडजस्टमेंट दिए रहते हैं बाद में, ये ट्रायल बैलेंस के बाद के एडजस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ना, जो भी एंट्री होगी, इसकी एंट्री 2 जगह पे होती है, एक तो ट्रेडिंग पीएल में और एक बैलेंस शीट में, ठीक है। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक देख रहे थे ट्रेडिंग। पीएल अकाउंट क्या होता है? इट शोज़ द नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बता रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा था, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, बट ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सामान को बनाने में सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस लगते हैं भाई, बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके, जैसे कि सैलरीज हो गई, ऑफिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, ऑफिस का डिप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेस हो गए, या एडवर्टाइजमेंट्स के खर्चे हो गए, स्टेशनरी के खर्चे हो गए, बहुत खर्चे हो सकते हैं। तो वो सब कुछ माइनस करके फाइनल जो प्रॉफिट आता है आपका, जो हाथ में आ रहा है, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। वो निकालने के लिए क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट बनाते हैं। अब बिजनेस विल इनकर मेनी अदर एक्सपेंसेस इन एडिशन टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही जो मैंने बात कही अभी आपसे। तो दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट और आर एडेड टू ग्रॉस लॉस आफ्टर द, ठीक है, वही बात है। तो या तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस मिलेगा। इसके बाद आते हैं ज़रा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, ये बात हमने ऊपर पढ़ ली थी। इट रिकॉर्ड्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। क्या दिखाता है बैलेंस शीट? आपका एसेट दिखाता है, लाइबिलिटी दिखाता है ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट भी साल में एक बार बनाते हैं, साल के एंड पे एकदम, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अच्छा, ये सीरीज़ नहीं ब्रेक हो सकती है। जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आप एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ बना रहे हो। ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हैं ट्रेडिंग और पीएल, और ट्रेडिंग पीएल को देख के फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। इसके बाद क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड अंडर two sides, namely assets and liabilities. Assets are placed in the left hand side while the liabilities are placed on the right hand side. ठीक है, ये सब देखेंगे अभी हम आगे। अच्छा देखो, अभी हमें जो पढ़ना है ना, वो टी शेप बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। आपकी मतलब पहले यही चलती थी बैलेंस शीट, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम वर्टिकल वाली बैलेंस शीट पढ़ेंगे, जो कि अब नए फॉर्मेट पे आ गई है। ठीक है, बट अभी भी जैसे पार्टनरशिप वगैरह के क्वेश्चंस पूछते हैं या फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो आपको ये पुरानी वाली बैलेंस शीट ही बनानी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स कि एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही मैच करने चाहिए आपके। अगर लाइबिलिटी 10,000 आ रही है तो एसेट्स भी 10,000 ही होने चाहिए, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट में कुछ मिस्टेक है। आगे अब हम बात करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी देख लेते हैं किस किस टाइप के एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि जिसका पर्पस आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसको लिया हो, बेचने के लिए नहीं, रीसेल के लिए नहीं लिया है जिसको। ठीक है, जैसे कि मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, प्लांट्स वगैरह हो गए। मतलब मशीनरी वाला प्लांट, वो पौधे वाला प्लांट नहीं। ठीक है, मशीनरी, प्लांट वगैरह ये सब। ठीक है, लैंड, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर्स जो आपने बेचने के लिए मतलब फर्दर रीसेल के लिए नहीं लिया। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो आपको 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे के जाते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स उनको बोलते हैं ना, जो जितने जल्दी जो एसेट आपको कैश में कन्वर्ट हो सके। जैसे कि मान लो आपका बैंक में कैश रखा हुआ है, ठीक है, बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो बहुत लिक्विड हो गया, जिस दिन चाहो जाओ निकाल लो, एटीएम से निकाल लो पैसे। ठीक है, अगर आपने किसी डेटर को, मतलब किसी बंदे को पैसे दे रखे हैं और उससे पैसे लेने हैं, तो वो थोड़ा सा कम लिक्विड हुआ। थोड़ा सा कम लिक्विड है कि अच्छा चलो अभी आपको डेटर से पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे स्टॉक है, स्टॉक आप जब बेचोगे तब आपका पैसा आएगा, तो कंपैरेटिवली कम लिक्विड हुआ, बट स्टिल इट्स प्रिटी लिक्विड। ऐसे ही मान लो कोई लैंड है आपकी, है ना, लैंड बेचने में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें पैसा रियलाइज़ होने में, कैश रियलाइज़ होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लिक्विड का मतलब वो एसेट्स जो जितने ईजिली कैश में कन्वर्ट हो सके, उनको ज़्यादा लिक्विड एसेट बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो। अब जैसे कि जो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, इसको हम एक्चुअल में ये एसेट होते नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए फिक्टिशियस बोलते हैं उसको। इसको हम एसेट में दिखाते क्यों हैं? फिर बस इसलिए दिखाते हैं ताकि हम उसको राइट ऑफ कर सकें PL में। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी पहले कभी कोई वैल्यू रही होगी, नाउ दे हैव बीन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ हमारी हो सकती हैं कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब कि जिसके हमें 1 साल से ऊपर का टाइम है जिसे पे करने में। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो आपको पे ऑफ करनी होती हैं। ठीक है, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पे करना है किसी को। तो अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, या 1 साल से अंदर का टाइम है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर का टाइम है, या 1 साल तक का टाइम है, उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। और अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम है लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एनी लाइबिलिटी जो कि किसी स्पेसिफिक इवेंट के होने पे ही उस लाइबिलिटी को माना जाएगा। अच्छा, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ जैसे एग्जाम्पल दूँ, मान लो कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है। ठीक है, तो अगर कंपनी केस हार जाती है, तब तो कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा ना, तब कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी। अगर केस नहीं हारती है तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट पे डिपेंड करता है कि कंपनी केस हार रही है या जीत रही है, कोई ऐसा चीज़ है तो। ठीक है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, इसको हम नीचे नोट्स में लिख देते हैं। ठीक है, नीचे नोट्स में लिख देंगे कि अच्छा ऐसी ऐसी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ठीक, ओके। आगे अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। ऊपर अभी हमने पढ़ तो लिया ही है कि क्या क्या आएगा, एक फॉर्मेट देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके पर पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, पहले सिर्फ इतना देखिए। अच्छा, आप मेरे साथ साथ देखते रहिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रही हूँ। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड मतलब कि
एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड मतलब कि इनकम, ठीक है। तो जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड पे आएंगे। अब देखिए हमें डेबिट साइड स्टार्ट करना था कहाँ से, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, कैरेज इनवर्ड मैंने बताया था कि अगर आपका गुड्स फैक्ट्री तक ले आने में, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस तक ले आने में जो भी आपके खर्चे पड़ रहे हैं, भाड़ा पड़ रहा है, दैट इज़ योर कैरेज इनवर्ड। और इसको छोड़ के अगर आपका कोई भी और डायरेक्ट खर्चा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हुआ है, वो भी यहीं पे आ जाएगा। ये सारे खर्चे हैं डेबिट में आ गए। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट को इसको इग्नोर करना, ठीक है, इतना ही पार्ट देखिएगा अभी। इसीलिए मैंने उसको अलग पेन से लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड पे आ जाइए, आपका मेजर एक ही रेवेन्यू होता है, दैट इज़ सेल्स, तो हमने इसको क्रेडिट पे लिख दिया। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, ये भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, क्लोजिंग स्टॉक हमने ये स्टॉक यूज़ नहीं किया तो खर्चा नहीं हुआ ना, तो डेबिट में तो लिखेंगे नहीं, बचा हुआ है अभी मेरे पास, तो क्रेडिट में लिख देंगे इसको। अब देखो क्रेडिट साइड मेरा इनकम साइड है, प्लस साइड है, डेबिट साइड मेरा खर्चे वाला साइड है। अब जाहिर सी बात है कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, मतलब कि इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, पैसे ज़्यादा कमाए खर्च कम किए, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे केस में आपका प्रॉफिट आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। उल्टा हो जाता है अगर कि आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो आपका क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ये ग्रॉस लॉस, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, ये और ये ऐड करोगे, यहाँ पे लिख दोगे। अगर ये ज़्यादा आ रहा है इन सबको माइनस करेंगे और ये फिगर बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग में आपका प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, दोनों में से एक ही आएगा। यहाँ पे मैंने दोनों मेंशन कर दिया है और यहाँ पे आप दोनों ऐड करके, मतलब ये तो सेम अमाउंट आएगा, ठीक है। इसके आगे अच्छा देखो, इतना पार्ट आपका ट्रेडिंग का था। यहाँ से फर्दर हम कंटिन्यू कर लेते हैं P&L अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन किया था ना, इसी को फर्दर ब्रॉड डाउन कर देंगे और बाकी जितने भी खर्चे हैं ना उसको लिखते रहेंगे डेबिट साइड पे, जैसे कि रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, कोई कमीशन हो, कोई डिस्काउंट लिखा ही है, कोई और कमीशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, अगर कोई इनकम हो रखी है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ भी हो सकता है। फिर से यही करेंगे जो ऊपर किया था, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, मतलब कि प्रॉफिट जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब कि खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो क्या हो जाएगा, नेट लॉस। ईजी सी बात है। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस शीट में क्या, लाइबिलिटी साइड पे आती है अपनी, देखो ये आपका लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या, कैपिटल, जितनी आपकी पूंजी है बिजनेस की, कैपिटल है। अच्छा, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला है ना, उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं कैपिटल में, और अगर नेट लॉस आया होगा तो माइनस कर देते हैं। लेस क्या करते हैं इससे, ड्राइंग्स, अगर आपने कोई ड्राइंग्स की हैं, ड्राइंग्स का मतलब कि आपने बिजनेस से पैसा विथड्रॉ किया हुआ है, तो आप उसको माइनस कर दोगे। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, मतलब कि जिसको 1 साल से ऊपर का टाइम है पे करने के लिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। फिर आता है आपका करेंट लाइबिलिटीज़, जिसमें आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स क्रेडिटर्स आ सकते हैं। और इधर आपका एसेट्स में क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, जैसे कि अच्छा फिक्स्ड में भी 2 तरह के एसेट्स होते हैं आपके, टैंजिबल, नॉन टैंजिबल। देखो ये सारे टैंजिबल एसेट्स हैं। टैंजिबल मतलब जिसको छू सकें, देख सकें, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। दूसरे होते हैं इनटैंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, बट ये भी आपका फिक्स्ड एसेट है। इसके बाद आते हैं आपके करेंट एसेट्स, जिसमें आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल्स पेबल नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। बिल्स पेबल तो आपका यहाँ पे आता है ना, बिल्स रिसीवेबल जो आपको रिसीव करना हो। सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बेसिकली सारे एसेट्स हैं जो आपके जल्दी रियलाइज हो जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाते हैं, दैट आर करेंट एसेट्स। दोनों का आप सम टोटल करोगे एंड इट शुड बी इक्वल। अगर ये आपका 1 लाख आ रहा है ना, तो ये भी तो ये भी आपका 1 लाख ही आना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट सही बनी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, ठीक है। एक बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग और PL बनाना है। अब देखो
क्वेश्चन में ही क्या करते चलेंगे ना, हम देखते चलेंगे कि कौन सा मतलब कौन सी चीज़ हमें ट्रेडिंग में डालनी है, कौन सी पीएल में डालनी है, कौन सी बैलेंस शीट में डालनी है, तो आगे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। स्टॉक ऑन 1 जनवरी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस शीट आपको किस दिन की बनानी है, 31 दिसंबर 2020 की। अब देखिए, वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से होता है आपका 31 मार्च तक। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखा हो 31 दिसंबर, मतलब कि ये अपना फाइनेंशियल ईयर मतलब कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ही मान रहे हैं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो अगर मुझे 1 जनवरी का स्टॉक दिया हुआ है, मतलब ये 1 जनवरी 2020 होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है मेरे लिए, ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2020 का मतलब क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। अब दूसरी चीज़, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, तो हम अभी देख के आए हैं कि ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड पे। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट की इनफैक्ट स्टार्ट ही होती है ओपनिंग स्टॉक से। इसके बाद आते हैं क्या, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है, डेटर्स होते हैं, जो पैसे मुझे रिसीव होने हैं। क्या है ये मेरे लिए, एसेट। एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली लिखती रह रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद परचेजेस। परचेजेस क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। मैंने सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं अगर, तो मेरे लिए एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट साइड पे। वेजेस। वेजेस क्या है मेरे लिए, अगेन मैंने वेजेस पे किए हैं, कुछ भी नहीं लिखा है, हम इसको डायरेक्ट वेजेस मानते हैं। ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस। अच्छा देखो, अब इंश्योरेंस खर्चा तो है, इंश्योरेंस का पैसा पे किया, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। जाएगा तो डेबिट साइड पे ही, पीएनएल में जाएगा। डेटर्स। डेटर्स अगेन एसेट्स है, एसेट्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इसको साइड में लिख देते हैं, बैलेंस शीट में जब भी आप एग्जाम में भी क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, अगर आपको फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ऐसे केस में पहले क्वेश्चन पेपर पे ही या साइड में लिख लिया करो स्टार्टिंग में, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो पहले क्वेश्चन में ही मार्क कर लिया करो छोटा छोटा, ट्रेडिंग पे टी लिख दो, पीएनएल पे पी लिख दो, और बैलेंस शीट का बीएसएस साइड साइड में लिख दो, ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे बाद में। नहीं तो बहुत बार होता है ना, आप ट्रेडिंग बनाने लगते हो, कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपने बैलेंस शीट बना दी, पीएल की कोई चीज़ मिस हो गई। आगे देखते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो आपके फैक्ट्री तक या आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस तक आपका सामान ले आने में, रॉ मटेरियल ले आने में जो भी आपका फ्रेट लगता है, भाड़ा लगता है, दैट इज़ ऑल्सो योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मतलब कि ये जाएगा ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। जितने भी खर्चे हैं सारे डेबिट साइड। कमीशन। अच्छा देखो, कमीशन क्या है, अगर कमीशन दो तरह की हो सकती है, एक तो कि आपने किसी को कमीशन दिया हो, और दूसरी की कमीशन रिसीव की हो। अगर आपने कमीशन दिया है, आपके लिए खर्चा हो गया, मतलब डेबिट। अगर आपने कमीशन रिसीव किया हुआ है, तो आपके लिए इनकम हो गई ना, रेवेन्यू हो गया आपके लिए, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। बट यहाँ पे तो कुछ गिवन और रिसीव्ड ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डेबिट, तो उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे से बात है। डेबिट मतलब कि खर्चा है, आपने कमीशन दिया हुआ है किसी को। कहाँ पे आएगा, पीएनएल में। कमीशन मतलब कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है, इसीलिए पीएल के डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। स्टेशनरी। स्टेशनरी भी खर्चा है, स्टेशनरी के जो भी खर्चे होंगे पीएल में जाएंगे। रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न। अभी मैंने बताया था रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न, कि आपने कुछ सेल किया हो और कुछ सामने वाले ने थोड़ा बहुत सामान वापस कर दिया आपको। सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर लिखते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है, परचेज रिटर्न। तो अब जैसे देखो, ऊपर परचेज का अमाउंट कितना दिया था, 39,000। इसमें से हम परचेज रिटर्न मतलब 500 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारा परचेजेस कितनी आएंगी, 38,500। और ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड्स को, अभी आगे सेल्स कहीं लिखी होगी, तो सेल्स में से 1300 माइनस कर देंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब हमें तो ये लिखा नहीं हुआ है कि ये ट्रेडिंग में जाएंगे, पीएल में जाएंगे, ना कोई आपको अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये मेरे पीएनएल के खर्चे हैं। ठीक है, आप चाहो तो नीचे नोट भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप इसको पीएल में डाल दो। ऑफिस फिक्सचर्स।
फिक्सचर्स मतलब फर्नीचर, जो फिक्स्ड वाले फर्नीचर होते हैं ना उसको फिक्सचर्स बोलते हैं। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है। एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, पता है हमें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पैसे क्या होते हैं, फिर से एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स क्या है, खर्चा है मेरा। और क्या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, नहीं, तो कहाँ जाएगा, पीएल के खर्चे में जाएगा, मतलब पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ, इनवर्ड क्या था, जब आप कच्चा माल या रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री में ले आने में जो भाड़ा देते हो, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब अब आपका सामान बन के बाहर जा रहा है कंज्यूमर की प्लेस तक, तो वहाँ तक पहुँचने में जो भाड़ा लगता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, ठीक है, पीएल में ही जाएगा ये भी। सेल्स, सेल्स मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आएगी। और अगर सेल्स 60,000 है तो क्या 60,000 के पूरे अमाउंट से आएगी, नहीं, यहाँ पे सेल्स रिटर्न था ना 1300 रुपये, 1300 रुपये माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट से सेल्स दिखा देंगे। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों एक ही चीज़ हो गई ऑलमोस्ट, जिससे हमें पैसा पे ऑफ करना है, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। पहली लाइबिलिटी आई है अभी तक, ठीक है, लाइबिलिटी है, कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में। कैपिटल, कैपिटल कहाँ आती है, लाइबिलिटी साइड में ही आती है बैलेंस शीट के। और स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, व्हाट इज़ दिस, ऊपर हमने क्या देखा था, स्टॉक ऑन 1 जनवरी, ये ओपनिंग स्टॉक था। अगर 31 दिसंबर का स्टॉक है तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, ठीक है, ट्रेडिंग में आता है। और बैलेंस शीट में आता है नहीं आता है वो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ठीक है, कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका स्टॉक दिया है तो उसका क्या सीन होता है, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर आपका स्टॉक दिया हुआ है तो क्या सीन होता है। अब देखो मैंने जो क्वेश्चन दिया है मैंने तो आपको रैंडमली फिगर्स पे दे दिए हैं, ऐसा ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। खैर हम लोग आते हैं ज़रा सोल्यूशन देखते हैं, ट्रेडिंग और पीएल देखते हैं इसका, मैंने ये बना के रखा हुआ है। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक, मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर दूँ। ओपनिंग स्टॉक 11,000, देखो हमें सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या क्या डालना था, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, परचेजेस लिखते हैं, परचेजेस 39,000 के थे, 500 रुपये हमें माइनस करने हैं इसके परचेज रिटर्न के, ठीक है। वेजेस हैं 2800 रुपये के। इसके बाद हमारे पास सेल्स थी 60,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक था 25,000 का जो हमें दूसरे साइड दिखाना था। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक 11,000 एज इट इज़ हमने लिख दिया। परचेजेस पहले यहाँ पे आप अंदर वाले कॉलम में ही 39,000 लिखेंगे और उसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर आपका फाइनल अमाउंट 38,500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मैंने बताया था ट्रेडिंग का खर्चा होता है, तो 800 रुपये यहाँ आ गए। टू वेजेस 2800 रुपये यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये आपका इधर डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस वाला साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आइए, क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स। सेल्स हमने सीधे 60,000 बाहर नहीं लिखी है, पहले हमने अंदर लिखी है 60,000 की सेल्स, उसके बाद हमने इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर 58,700 वाला अमाउंट बाहर लिखा है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि है मेरा 25,000। अब देखो आप जब 58,700 प्लस 25,000 करोगे ना तो आपका इधर का साइड कितना आएगा, 83,700। मतलब देखो अभी जो ये वाला आपका फिगर है ना जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, इसको आप इग्नोर करो, इस फिगर को फिलहाल के लिए इग्नोर करो, ये वाला वेट, इसको आप मैं काट देती हूँ, ठीक है, इसको आप इग्नोर करो, अभी आपको नहीं दिख रहा। तो अब मान के चलो आपने इधर देखा ये 58,700 और 25,000 इन दोनों को ऐड किया, कितना आएगा 83,700, ठीक है। 83,700 के बाद आप इसमें से ये 11,000, 38,500, 800 और 2,800 ये सारे फिगर्स माइनस करोगे तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ताकि आपका ये साइड और ये साइड मैच कर जाए। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा था मतलब इनकम ज़्यादा थी और डेबिट साइड कम था मतलब एक्सपेंसेस कम थे, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको ये क्रॉस हटा देती हूँ, सेकेंड, ठीक है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैरी डाउन किया था इस साइड, डेबिट साइड किया था, तो आप इसको
ब्रॉट डाउन करेंगे ऑपोजिट साइड। अगर यही ग्रॉस लॉस मेरा इस साइड आया होता ना तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड किधर करती, मतलब ब्रॉट डाउन किधर करती, इस साइड करती, ठीक है। बट मेरा ग्रॉस लॉस नहीं आया तो इसको इग्नोर करो। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,600 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आया था, इसको मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। अब सारे पीएल के खर्चे, तो ऊपर मैंने जितने भी पीएल के खर्चे लिखे थे ना, फिर से देख लेते हैं एक बार। पीएल का खर्चा कौन कौन सा था, इंश्योरेंस, और कहाँ पे है पीएल, कमीशन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। और कोई खर्चा था, रेंट एंड टैक्सेस, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। ये सारे खर्चे मुझे एज इट इज़ बिना किसी चेंज के यहाँ लिख देना है। टू इंश्योरेंस, टू कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट्स एंड टैक्सेस, कैरेज आउटवर्ड, स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सारे खर्चे लिख लिए। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, मतलब ये सारे खर्चों को कैलकुलेट करो ना, और इधर का कैलकुलेट करो। अभी भी मेरा क्रेडिट वाला साइड ज़्यादा आएगा। क्रेडिट वाले साइड पे कितना है, 30,600 है, और डेबिट वाले साइड पे अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका कम आएगा 30,600 से, 5,000 रुपये कुछ आएगा। आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे एज नेट प्रॉफिट। ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 25,200 रुपये का। अगर यही आपका डेबिट साइड ज़्यादा होता, क्रेडिट साइड कम होता, तो आपका नेट लॉस आता इस साइड, ठीक है, इस साइड आपका नेट लॉस आ जाता। बट ऐसा नहीं है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। अभी इस नेट प्रॉफिट का आगे काम पड़ेगा कहाँ पे, हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो कैपिटल से ही कर देते हैं। कैपिटल मेरी कितनी थी, 17,900 रुपये की। तो अब इधर देखो, कैपिटल 17,900 रुपये लिखे, अंदर लिखा है, अभी बाहर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस नेट प्रॉफिट 25,200 का नेट प्रॉफिट हुआ था ना यहाँ पे, तो इससे मेरी क्या हुई, कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है। तो कैपिटल में मैंने इसको ऐड कर दिया और फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया 43,100 का, ठीक है। इसके बाद मेरी लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी थी, वापस से क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पे साइड में देख के हमें पता चल जाएगा, 2 ही लाइबिलिटीज़ थी मेरी, कौन कौन सी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, 3,000 और 19,650। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एज इट इज़ लिख दिया। लाइबिलिटी साइड खत्म, लाइबिलिटी में कुछ और नहीं बचा। एसेट साइड देखते हैं अब ज़रा क्वेश्चन में। एसेट में मेरा क्या क्या था, ऊपर से देखिए, बिल्स रिसीवेबल, और इधर आते हैं डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, और कुछ दिख रहा है, चलो फिलहाल इतना ही लिखते हैं अभी। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, अच्छा ऑफिस फिक्सचर्स थे, ऊपर ऑफिस फिक्सचर्स थे कहाँ पे, हाँ ये देखो, ये है ऑफिस फिक्सचर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑफिस फिक्सचर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फाइनली क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ये एज इट इज़ जितना जितना फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने सेम वही फिगर्स लिख दिए हैं। अब देखो ये विदाउट और हाँ, अब आप लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड को कैलकुलेट करोगे ना तो आपको यहाँ पे किसी बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपका आ रहा है 65,750 और ये भी आ रहा है आपका 65,750, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है मतलब आपने ऊपर कुछ मिस्टेक की हुई है। अच्छा अब देखिए, ये तो आपका विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। जब एडजस्टमेंट होते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे वेजेस कितने हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ये देखो 2800 हैं। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, तो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 के बचे हैं, या आपका इंश्योरेंस 700 अंदर तो दिया ही हुआ है, बाहर एक पॉइंट लिखा होगा कि देयर वाज अ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 200। बात समझ रहे हो, अंदर उसकी एंट्री दी हुई है कुछ ना कुछ, बट बाहर उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी पहले हमने एंट्री पास नहीं की होगी, ठीक है। तो हमें उसका एडजस्टमेंट अब ट्रायल बैलेंस में तो नहीं कर सकते, तो कहाँ करेंगे, सीधे पीएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इतने टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।